गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ पे दो बातें आपको बतानी है। सबसे पहली बात ये कि ये जो क्वेश्चंस है ये हमारी जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा है। तो अगर आप इनको PDF फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप जाके उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए हमने बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, बहुत ही कम रेट पे वो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने फील किया कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन वो मिस होते जा रहे हैं लगातार और उनको हम कवर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टाइम बाउंडेशन। यही रीजन है कि आज और कल यानी फ्राइडे और सैटरडे को हम रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मिस हैं वो पहले कवर करना ज्यादा जरूरी है रादर देन रिवीजन तो हम आगे भी कर लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चंस छूटते चले गए और वो इन केस नहीं कवर हो पाए और अगर वही क्वेश्चन सेम एग्जाम में आ गए तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो यही रीजन है कि मैंने सोचा है कि आज और कल हम लोग अपना रिवीजन स्किप करेंगे, क्योंकि सैटरडे को तो वैसे भी हमारा रिवीजन नहीं होता है। आज फ्राइडे वाले दिन भी हम लोग रिवीजन स्किप कर रहे हैं, जिससे कि 2 दिन में हम लोग जो भी छोड़ चुके हैं उसको हम कवर कर सकें और वापस हम लोग मंडे से फिर अपना रिवीजन लेते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कोई कमेंट्स में ये नहीं लिखेगा कि मैम आज रिवीजन क्यों नहीं हुआ। मैंने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिस हैं, उनको कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। मेरे साथ बिल्कुल पेशेंट रहिएगा और धमाकेदार सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। लगातार क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द 26th एडिशन ऑफ एशियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग्स हेड। ये जो 26वां एडिशन था एशियन इंडियन सीनियर ऑफिसर्स का मीटिंग का, ये कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। तो हाल ही में ये मीटिंग कंडक्ट हुई है नई दिल्ली में। इसको को-चेयर किया है जयदीप मजुमदार और अल्बर्ट चुआ ने, जहां पे एशियान और इंडिया के रिलेशंस को रिव्यू किया गया है। फोकस क्या था? पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल एंगेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर का जो 12 पॉइंट प्रपोजल था टू स्ट्रेंथन द एशियन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको किस तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे, और साथ ही जो अपकमिंग एशियन इंडिया समिट होने वाली है लाओस में, उसकी प्रिपरेशन की बात हुई थी। और इसके अलावा जो एशियान है उन्होंने अप्रिशिएट किया इंडिया के सपोर्ट को फॉर एशियन एंड रीजनल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए बस वेन्यू याद रखना जरूरी है कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी। योर आंसर इज न्यू दिल्ली। व्हाट इज MQ-9B प्रेडेटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा और फ्रिक्वेंटली हम लोग इसको पढ़ते भी रहते हैं सेशंस में। MQ-9B प्रेडेटर एक तरह का हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। देखिए, अगर आप हमारी सेशन में रेगुलर रहेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शंस पढ़ के अगर क्लियर भी आंसर नहीं याद है तो आप थोड़ा सा गेस से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि MQ-9B प्रेडेटर हमने कई बार डिफेंस सेक्टर में पढ़ा है, राइट। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इसमें डिफेंस सेक्टर की बात सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रही है कि ये एक हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो कई बार आप थोड़े बहुत गेस से भी राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती है, स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। इंडिया जो है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स किस कंट्री से ले रहा है? आंसर है US। ठीक है, और ये डिप्लॉय करेंगे इन ड्रोन्स को कहाँ पे? तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसको डेवलप किया है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम में। ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसको US ने यूज किया है फॉर सर्विलांस एंड एयर स्ट्राइक। इसके 2 वेरिएंट्स फिलहाल मौजूद हैं। ठीक है, एक है स्काई गार्डियन और सेकंड है सी गार्डियन। सी गार्डियन की बात करें तो इसको ऑलरेडी इंडियन नेवी ने यूटिलाइज कर लिया है सिंस 2020। ठीक है, 2020 से हमने ऑलरेडी इसको डिप्लॉय किया हुआ है। तो हमें बस ये याद रखना है कि MQ-9B प्रेडेटर क्या है, कि एक हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री क्लिंच्ड मेंस AFC अंडर-23 एशियन कप 2024 बाय डिफीटिंग द कंट्री उज्बेकिस्तान। इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने क्लिंच किया है मेन AFC अंडर-23 एशियन कप इस साल उज्बेकिस्तान कंट्री को हरा के? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, जापान। जापान ने अपनी सेकेंड मेंस AFC U23 एशियन कप टाइटल जीता है उज्बेकिस्तान को हरा के इन द फाइनल मैच। फाइनल मैच इसका कहाँ पे हुआ था? दोहा में हुआ था। ठीक है, दोहा कतर में। तो फर्स्ट हो गई जापान, सेकंड हो गई उज्बेकिस्तान, और ब्रोंज मेडल किसने जीता है? ये है इराक। इराक ने इसके लिए हराया था इंडोनेशिया को सेमीफाइनल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस कंट्री को ये टाइटल मिला है या ये कप मिला है। आंसर इज जापान। रिसेंटली जॉस राल मुलिनो हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं?
तो ये बन चुके हैं पनामा के नए प्रेसिडेंट, जहां पे इन्होंने 35% ऑफ वोट्स अपने लिए हासिल किए थे, और राइवल की बात करें अगर, राइवल से 9% ज्यादा थे इनके वोट्स, ठीक है। आउटगोइंग प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है लॉरेंटिनो कॉर्टिजो, ठीक है। इन्होंने इनको कांग्रेचुलेट भी किया था। ये इलेक्शन 5 मई को हुआ था, जहां पे ये देखा गया कि मोलिनो जो है ये स्टैंड कर रहे थे फॉर रिकार्डो मार्टिनेली, जिनको काफी ज्यादा लीगल ट्रबल का सामना करना पड़ा था, और मोलिनो को सपोर्ट करती है मार्टिनेली की पार्टी, ठीक है। तो मार्टिनेली जो है, इनके ऊपर ऐसा ब्लेम है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कन्विक्शन के बाद भाग गए थे कंट्री के बाहर, और इलेक्शंस में पार्लियामेंट और लोकल गवर्नमेंट को भी चूज किया गया अगले 5 सालों के लिए। तो हमें सिंपली क्या याद रखना है यहाँ पे कि नए प्रेसिडेंट पनामा कंट्री के कौन बने हैं, इनका नाम है जोस राल मोलिनो। Which asset management company has recently launched India's first Nifty non-cyclical index fund? कौन सी इसमें से एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड? तो ये है ग्रो म्यूचुअल फंड, दैट इज ए ऑप्शन। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है इंडिया का इनॉग्रल निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है, इसका एम क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, जिसमें आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं फ्रॉम द निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स, ठीक है। इसमें 30 कंपनीज आती हैं जो कि लेस इफेक्टेड हैं बाय इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स, जिनको आप डिफेंसिव स्टॉक भी कहते हैं, ये डिमांड को सस्टेन करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। जिसके बाद डेली कंज्यूमर नेसेसिटीज ये केटर करते हैं लाइक फूड एंड यूटिलिटीज, और ये इनकी एक रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ग्रो म्यूचुअल फंड जो है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड। यहाँ पे आजकल होपेन आइलैंड बहुत ज्यादा न्यूज में है। अगर आपसे इसकी सिंपली लोकेशन पूछी जाए तो होपेन आइलैंड कौन से ओशन पे होता है? ये आर्कटिक ओशन पे लाई करता है, ठीक है। किस वजह से न्यूज में आया, थोड़ा सा बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे पहला केस बर्ड फ्लू का मिल गया है, जिसने कि एक वॉलरस को किल किया है, इसी वजह से थोड़ा सा न्यूज में आ गया था, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि होपेन आइलैंड कौन से ओशन पे लोकेटेड है? आंसर है आर्कटिक ओशन। Recently, which country's men's team won 11th Thomas Cup by defeating the country Indonesia? इसमें से कौन सी कंट्री की मेंस टीम है जिन्होंने 11th थॉमस कप जीत लिया है इंडोनेशिया कंट्री को हरा के? तो 2024 का BWF थॉमस और उबर कप की अगर हम बात करें, ये दोनों के दोनों इवेंट कहाँ हुए हैं? चाइना में, और यहाँ पे चाइनीज जो बैडमिंटन टीम थी उन्होंने ही जीता है, ठीक है। तो दोनों यानी कि मेंस और वुमेन्स टाइटल में विनर चाइना टीम थी। और थॉमस कप की बात करें अगर, तो इसमें चाइना ने जीता है इस कप को। किस कंट्री को हरा के? इन्होंने इसमें हराया था इंडोनेशिया को, ठीक है। और उबर कप की बात करेंगे तो ऊपर में भी चाइना ही विनर रही। चाइना की ये जो विक्ट्री है, ये 2012 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी एक नेशन ने दोनों टाइटल जीते हैं मेंस और वुमेन्स के, ठीक है, एक सेम वर्ल्ड चैंपियनशिप में। फाइन। तो यहाँ पे चाइना कंट्री की जो मेंस टीम है उन्होंने 11th थॉमस कप जीता है, किस कंट्री को हरा के? इंडोनेशिया को। Recently, which organization has released the norms, guidelines and procedures for the implementation of Indian Space Policy 2023? इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में कुछ नॉर्म्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स जारी किए हैं इंडियन स्पेस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो ये है आइन स्पेस, दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन्होंने रिलीज किए हैं नॉर्म्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स इंडियन स्पेस पॉलिसी के लिए, जिससे कि रेगुलेटरी प्रेडिक्टेबिलिटी इनहैंस होगी और ईज ऑफ बिजनेस बढ़ेगा। तो ये कवर करता है ऑथराइजेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज विद इन इंडियन टेरिटरी एंड ज्यूरिसडिक्शन, इंक्लूडिंग द लॉन्च, ऑपरेशन एंड री एंट्री ऑफ द स्पेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिर्फ इंडियन एंटिटीज ऐसी हैं जिनको की ऑथराइजेशन मिलता है, जबकि जो नॉन इंडियन एंटिटीज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू इंडियन काउंटरपार्ट्स। एनजीपी आउटलाइन करता है क्राइटेरिया और कंडीशन को फॉर ऑथराइजेशन, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी एंश्योर हो सके और कंप्लायंस हो सके विद रेगुलेशंस इन द इंडियन स्पेस सेक्टर, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये नॉर्म्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स जारी किए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी? योर आंसर इज इन स्पेस। Next is Tadoba Andhari Tiger Reserve, recently seen in the news, is located in which Indian state? ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र स्टेट। एक्चुअली महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लान किया है कि वो टाइगर्स को मूव कराएंगे फ्रॉम तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स में। इसको फॉर्म किया गया था 2010 में, और इसमें आपको चंदोली नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, और इसके अलावा कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे मौजूद है। ये रिजर्व जो है, इसमें यूनिक अनड्यूलेटिंग टेरेन मौजूद है विद स्टीप स्लोप्स एंड बैरन रॉकी प्लेट्यूज, जिसको आप सदास के नाम से जानते हैं, ठीक है।
और ये होस्ट करता है एबेंडेंट क्लाइमेक्स एंड नियर क्लाइमेक्स वेजिटेशन। यहाँ पे मिनिमल ह्यूमन इम्पैक्ट है जो कि एंटिसिपेट किया गया है, ठीक है। तो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, ये लाई करता है महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड परसेंटेज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन रिडक्शन इन इंडिया बाय 2085 एज पर द लैंसेट रिपोर्ट। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक कितना एंटिसिपेट किया गया है कि मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा इंडिया में बाय द एंड ऑफ 2085। तो इसका रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, राइजिंग टेम्परेचर इन इंडिया, और उसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन काफी कम हो जाएगा। ऐसा एंटिसिपेट किया गया है कि 25% तक कम हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2085, और ये वार्निंग दी है लैंसेट की रिपोर्ट ने। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया टॉप ग्लोबल मिल्क प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती, लेकिन ऐसा ही है। सीवियर लाइवलीहुड और न्यूट्रिशनल रिस्क हम फेस करेंगे, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं फिलहाल वो अकेले कंट्रीब्यूट करते हैं 30% ऑफ इंडिया के मिल्क को, और इसके थ्रू सपोर्ट होते हैं 89 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स। तो हीट स्ट्रेस जिसको कि आप मेजर करते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स से, ये मिल्क ईल्ड को रिड्यूस करेगा, और इसकी वजह से 3.4 लाख टन ऑफ मिल्क जो है वो कम हो जाएगा, और 15,000 करोड़ तक इफेक्ट होगा बाय द एंड ऑफ 2030 इन द नॉर्दर्न प्लेन्स अलोन, ठीक है। तो ऐसा एंटिसिपेट किया गया कि 2085 तक इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन 25% तक कम हो जाएगा, ओके। देखिए इसके अलावा आजकल FWD 200B ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। ये क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। ये इंडिया का प्रीमियर इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है। तो ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्राफ्ट है जो कि पोस्ट करता है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ 498 kgs, और ये ऑपरेट करेगा अप टू 9000 फीट अबव सी लेवल। तो इसमें इक्विप्ड होंगे ऑप्टिकल सर्वेलांस गियर, और ये इंटीग्रेटेड होगा विद मिसाइल लाइक वेपन्स फॉर प्रेसिशन एयर स्ट्राइक। इसी के साथ ये एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट होगा इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में, राइट। तो ये क्या चीज है अगर आपसे पूछा जाए तो ये इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट हो रही है 15 मई 2024 से, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इकलौती ऐसी अथॉरिटी है जो कि इशू करेगी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस को नए ड्रग्स के लिए जो कि इंटेंडेड होते हैं फॉर एक्सपोर्ट, जिसके बाद जब सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को साइडलाइन किया गया। तो अब जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी यहीं पे अप्लाई करना होगा थ्रू CDSO जोनल ऑफिसेज वाया द सुगम पोर्टल, और पहले स्टेट अथॉरिटीज इसको हैंडल करती थी। तो ये जो मूव है इसका एम क्या है, एक्सपोर्ट को स्ट्रीमलाइन कराना और डिलेज को टैकल करना जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं बाय द ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। और इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये ड्रग्स को रेगुलेट करते हैं इंडिया के अंदर थ्रू टोटल 9 जोनल ऑफिसेज, ठीक है। तो आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट इज विच हाई कोर्ट रिसेंटली इशूड द डायरेक्टिव्स टू कॉम्बैट द यूज ऑफ स्पूरियस ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन डेयरी कॉलोनीज ड्यू टू एनिमल क्रुएल्टी। इसमें से कौन सी हाई कोर्ट है जिसने की डायरेक्टिव्स को इशू किया है टू कॉम्बैट द यूज ऑफ स्पूरियस ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी डेयरी कॉलोनीज में बिकॉज ऑफ एनिमल क्रुएल्टी। ये ऑर्डर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने मैंडेट किया है एक्शन को अगेंस्ट ऑक्सीटोसिन यूज इन सिटी डेयरीज बिकॉज ऑफ एनिमल क्रुएल्टी कंसर्न। तो वीकली इंस्पेक्शन और लीगल एक्शंस ऑर्डर किए हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने, जिससे कि हम ऑक्सीटोसिन के मिसयूज को कॉम्बैट कर सके विद पुलिस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। देखिए जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, लेकिन साथ ही ये कैटल और ह्यूमंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके बाद हेल्थ इश्यूज देखने को सामने मिलते हैं। और जो मिसयूज है ये वॉयलेट करता है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को, जिसके बाद रिस्क पोज होता है टू बोथ एनिमल्स एंड द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट। हु हैव बीन नेम्ड एज लॉरिएट्स ऑफ 2024 यूनेस्को गुलिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। इसके लिए किनको विनर बनाया गया है, तो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट जो कि गाजा को कवर कर रहे थे उनको विनर बनाया गया है 2024 यूनेस्को गुलिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज का। और ये अवार्ड सेरेमनी 2 मई को हुई थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, चिले में, सैंटियागो चिले में, ठीक है। तो ऑनगोइंग जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें लगभग 26 जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स ने अब तक अपनी जान गंवाई है एज पर रिपोर्ट सिंस अक्टूबर 2023। जाहिर सी बात इससे ज्यादा ही होंगे, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी भी कंसर्न का हिस्सा हैं और वो अंडर रिव्यू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट।
Which states are related with the dispute of मुल्ला पेरियार डैम recently seen in the news? मुल्ला पेरियार डैम जो है इससे कौन से स्टेट्स रिलेटेड हैं आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, केरला एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एक्चुअली एक्यूज किया है केरला स्टेट को इन सुप्रीम कोर्ट और इनका कहना है कि ये मुल्ला पेरियार डैम के मेंटेनेंस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं वाइल रेजिंग द सेफ्टी कंसर्न, ठीक है। और केरला जो है वो एलिजिबली डिले कर रहा है रूटीन मेंटेनेंस को फॉर मंथ्स टू ओवर अ ईयर। तमिलनाडु जो है वो कोर्ट का इंटरवेंशन चाहता है फॉर कंप्लीटिंग द स्ट्रेंथनिंग वर्क्स ऑन स्मॉलर एंड मेन डैम्स, जिसके बाद ये परमिशन चाहते हैं 15 पेड़ों को काटने की। और इन्होंने काफी हद तक केरला को क्रिटिसाइज किया है फॉर नॉट कोऑपरेटिंग डिस्पाइट द सुपरवाइजरी कमिटीज अथॉरिटी अंडर डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021, ठीक है। इस डैम की बात करेंगे तो ये डैम बना था 1800s में और ये पेरियार रिवर का जो पानी है उसको डाइवर्ट करता है टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो हमें सिंपली याद रखना है कि मुल्ला पेरियार डैम में कौन से दो स्टेट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, ये हैं केरला और तमिलनाडु। What is the main objective of Indian National Center for Ocean Information Services recently seen in the news? इस सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये बताना है। सबसे पहले इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1999 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और हाल ही में इन्होंने अलर्ट्स इशू किए हैं कोस्टल स्टेट्स के लिए अबाउट रफ सीज, हाई वेव्स एंड इनअंडेशन रिस्क, ठीक है। तो ये ऑपरेट होता है अंडर ESSO। बेसिक एम यहाँ क्या है, ओशनिक डेटा को फर्निश करना, साथ ही इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना डिफरेंट सेक्टर्स को। इसकी एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सर्विसेज फॉर सुनामीज, स्टॉर्म सर्जेस एंड हाई वेव्स, ओके। तो शॉर्ट टर्म ओशन स्टेट फोरकास्ट भी इसका एक वर्क है। तो इन्होंने डिप्लॉय किए हैं ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम्स को, जिसके बाद ये डेटा को कलेक्ट करते हैं और ओशनिक चेंजेस को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका मेन पर्पस यहाँ पे क्या है, टू प्रोवाइड द ओशनिक डेटा इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज, दैट इज सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 65th रेजिंग डे कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? BRO कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है आपको ये बताना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपनी 65th रेजिंग डे को सेलिब्रेट किया है, कब, 7 मई को, और इनकी एक सेरेमनी कंडक्ट हुई थी नई दिल्ली में। इसको लीड किया था यूनियन डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधार अरमाने ने और इसको स्टैब्लिश किया गया 1960 में बाय द नेहरू गवर्नमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि BRO का वर्क क्या होता है तो ये अंडरटेक करते हैं क्रिटिकल रोड प्रोजेक्ट्स को फॉर द आर्मी। सिंपली हमें याद रखना है कि BRO काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इनका मोटो क्या है, मोटो है इन द साइलेंस ऑफ अवर ग्रेट माउंटेन्स द वर्ल्ड स्पीक्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि BRO के करंट हेड कौन है, याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ये फिलहाल BRO के हेड हैं, ठीक है। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये नंबर भी जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि BRO ने इस साल अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, आंसर है 65th। What is the IUCN status of orangutan recently seen in the news? By the way, I love orangutans, बहुत ही क्यूट लगते हैं मुझे ये। आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसे लगते हैं। एनीवेज, ये फिलहाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं IUCN में, और इंडोनेशिया में साइंटिस्ट ने ये विटनेस किया है कि यहाँ पे एक वाइल्ड मेल ओरंगुटान था जिसने की ट्रीट किया अपना फेशियल वोंड को, यानी कि एक उसके फेस पे घाव था जिसको उसने ट्रीट किया है विद च्यूड अप लीव्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो मतलब इनके पास इतना दिमाग होता है कि इन्होंने मेडिसिनल प्लांट की लीव्स को निकाल के उसको पहले चबाया और उसको उठा के फिर अपने घाव पे रख लिया था, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अपना ये ट्रीटमेंट किया। तो ओरंगुटान्स को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इनके पास रेड फर होते हैं और ये लार्जेस्ट आर्बोरियल मैमल्स फिलहाल हैं जो कि मौजूद हैं प्लैनेट पे, और 90% ऑफ द इनका टाइम जो है वो ट्रीज के ऊपर बीतता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर आपको सुमात्रा और बोर्नियो में मिलेंगे, और इनका हैबिटाट क्या क्या है, स्वयं फॉरेस्ट में मिलते हैं, माउंटेनियस रीजन्स में भी होते हैं। इसकी फिलहाल 3 स्पेशीज हैं जो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करती हैं, और ये क्लासिफाई होते हैं एज द क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। याद रखिएगा इनके अंदर 96.4% ऑफ ह्यूमन जीन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ओरंगुटान्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज। Pakistan recently launched its first ever lunar mission iCube Qamar in collaboration with which country? पाकिस्तान ने हाल ही में अपना पहला ल्यूनार मिशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है iCube Qamar। किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके आपको ये बताना है। तो पाकिस्तान और चाइना ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है iCube Qamar को। ये पाकिस्तान का इनॉग्रल ल्यूनार मिशन है, और इस 7 kg सैटेलाइट को डेवलप किया है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने, और इसके अलावा सुपरको ने और चाइना के SJTU ने,
ठीक है। तो ये पार्ट है चाइना के चैंग 6 मिशन का। चैंग 6 के बारे में हमने कल बात करी थी। इसमें इक्विप्ड है 2 ऑप्टिकल कैमरास और ये मून के अराउंड ऑर्बिट करेगा, जिससे कि पाकिस्तान को ये इनेबल कर सकेगा टू कंडक्ट सैटेलाइट बेस्ड रिसर्च ऑन ल्यूनार सरफेस इमेजरी इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो पाकिस्तान ने लॉन्च किया अपना पहला ल्यूनार मिशन जिसका नाम है iCube कमर। किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके? तो आंसर इज चाइना। यहाँ पे आपसे सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि iCube कमर किस कंट्री का ल्यूनार मिशन है? याद रखिएगा पाकिस्तान का। ओके, पाकिस्तान से मुझे याद आ रहा है कि कल कमेंट्स में किसी ने लिखा था कि हमने जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इसमें रैंकिंग के हिसाब से हमसे ऊपर है। तो पता नहीं किसने कमेंट्स में लिखा था कि अच्छा पाकिस्तान में बड़ी जो है प्रेस फ्रीडम मौजूद है। देखिए, हमें इससे मतलब नहीं है कि किस कंट्री में क्या चल रहा है, हमें बस ये पढ़ना है कि रिपोर्ट ने क्या कहा है, ठीक है। अगर रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया की ये रैंक है और पाकिस्तान हमसे बेटर है प्रेस फ्रीडम के मामले में, तो हमें वही एग्जाम में लिखना होगा अगर हमें नंबर चाहिए तो, ठीक है। बाकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो चल रही है वो अपार्ट है, इस तरह से आपको जज नहीं करना चाहिए। जो रिपोर्ट में है हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है, मेरा काम है उतना आपको समझाना और आपका काम है उतना आपको याद करके एग्जाम में लिख के आना, जिससे कि आपको नंबर मिल सके, ठीक है। तो इस तरह से इधर उधर की फिजूल की बातों में ना पढ़ा करिए, रादर आप लोग क्वेश्चन पे फोकस किया करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन नेम्ड एज विक्टोरिया शी? किस कंट्री ने हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया है एक AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन जिसका नाम है विक्टोरिया शी? तो ये कंट्री है यूक्रेन। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ यूक्रेन ने इंट्रोड्यूस कराया एक AI जनरेटेड अवतार जिसका नाम है विक्टोरिया शी और ये इनका एक डिजिटल स्पोक्स पर्सन है। इसका जो अपीयरेंस है वो ऑल्दो AI जनरेटेड है, लेकिन जो कंटेंट ये डिलीवर करती हैं वो ह्यूमन रिटन और वेरीफाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शोकेस करता है ये यूक्रेन के इनोवेटिव टेक को इन डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस। तो सिंपली याद रखिएगा ये एक AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन है। नाम क्या है? विक्टोरिया शी। किस कंट्री का है? यूक्रेन का, ठीक है। What is the theme of वर्ल्ड अस्थमा डे 2024? वर्ल्ड अस्थमा डे के लिए हमने थीम क्या रखी है? तो वर्ल्ड अस्थमा डे को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जर्व करते हैं मई मंथ में जो हमारा फर्स्ट ट्यूसडे आता है उस दिन, ठीक है। और इस दिन के लिए हमने थीम क्या रखी है? अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, ठीक है। ये थीम स्ट्रेस करती है इस बात पे कि जो भी अस्थमा से अफेक्टेड लोग हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत है फॉर इफेक्टिव डिजीज मैनेजमेंट एंड टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन। तो अब तक 260 मिलियन लोग इससे इफेक्टेड हो चुके हैं ग्लोबल लेवल पे। अस्थमा हर साल 4,50,000 डेथ कॉज करती है पूरे दुनिया में और हेल्थ प्रोफेशनल्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है अस्थमा के इम्पैक्ट को लेके वो और क्लियर करें और लोगों को उसके बारे में और ज्यादा समझाएं, ठीक है। तो वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। कब हम इसको मनाते हैं? मई मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे को हर साल, ठीक है। इस साल अगर हम बात करें तो इस साल इसको 7 मई को सेलिब्रेट किया गया था। रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स स्मार्ट पीडीएस स्कीम? इसमें से कौन सी स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्मार्ट पीडीएस स्कीम को? तो ये है 20 ऑप्शन, दैट इज केरला। केरला ने स्मार्ट पीडीएस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है। बेसिक पर्पज है जो भी एफिशिएंसी है उसको मॉडर्नाइज और इन्हांस करना इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसको लीड करती है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक एम यहाँ पे क्या है? फूड ग्रेन लीकेज को कर्व करना और डिस्ट्रीब्यूशन चेन को एफिशिएंटली इंप्रूव कराना, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है जो कि राशन कार्ड डेटा को सेंट्रलाइज करता है और रियल टाइम मॉनिटरिंग को इनेबल करता है फ्रॉम प्रोक्योरमेंट अप टू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो कॉस्ट आती है उसको शेयर किया जाता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट कवर करती है एक्सपेंसेस फॉर की कंपोनेंट्स लाइक ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो स्मार्ट राशन कार्ड्स हैं उसमें बेनिफिशियरी फिंगरप्रिंट्स भी अब आने लगे हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन हो सके। तो कौन सा स्टेट है जिसने कि इंप्लीमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्मार्ट पीडीएस स्कीम को? आंसर है केरला स्टेट। लास्ट क्वेश्चन है, Which institute recently conducted a study on coral bleaching in the लक्षद्वीप सी? इसमें से कौन से इंस्टीट्यूट है जिसने कि कंडक्ट किया एक स्टडी को ऑन कोरल ब्लीचिंग लक्षद्वीप सी में? तो यहाँ पे आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। तो इन्होंने रिपोर्ट किया है बहुत सारे कोरल ब्लीचिंग के केसेस को इन द लक्षद्वीप सी ड्यू टू प्रोलॉन्ज्ड मरीन हीट वेव्स सिंस 2023। तो रैपिड वार्मिंग होती जा रही है इंडियन ओशन में और उसके साथ स्ट्रॉन्ग एलिनोज मिलके हीट वेव फ्रीक्वेंसी को काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं और वेस्टर्न इंडियन ओशन में अब तक हाईएस्ट राइज देखा गया विद अबाउट 1.5 इवेंट्स पर डेकेड और नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में भी सेकेंड नंबर पे है इस मामले में 0.5 इवेंट्स यहाँ पे हैं पर डेकेड।
और 2020 में अगर हम बात करें तो 85% ऑफ कोरल्स गल्फ ऑफ मन्नार के ऑलरेडी ब्लीच हो चुके हैं, ठीक है। तो ये स्टडी किसने कंडक्ट की है? आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर सेशन के दौरान किसी को लगता है कि मेरी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है पढ़ाने के दौरान, तो आप YouTube का फीचर यूज़ करके हमेशा प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो कल फिर हम लोग जो बचे खुचे क्वेश्चन है उनको कवर कर लेंगे वीकेंड के दिन, और फिर मंडे से हम लोग अपना रिविजन स्टार्ट करेंगे। ओके, अपना रिव्यू जरूर लिखा करिए कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर डे के लेक्चर को लेके, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे और हम इसी तरह से आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियोस लेके सामने आते रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके क्विज से। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.